मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखांकन की अवधारणाओं और परंपराएं क्या है और प्रमुख लेखांकन की आपके सामने अवधारणाएं व परंपराओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो लेखांकन की आपके सामने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस के बारे में अपन जानेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ के साथ अगर ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन लिंक मिलेगा तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ वो पढ़ लेना और रिविजन कर लेना अच्छे से। साथ के साथ प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर आपके सामने ये जो पूरा आपका पेपर होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके सारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। लेखांकन के वे बुनियादी नियम और मानकीकृत सिद्धांतों जो वित्तीय विवरण की एकरूपता, विश्वसनीयता व तुलनात्मक लाते हैं, उसको अवधारणाएं व परंपराएं कहलाते हैं। मीन्स अगर आप देखो, कोई भी इंसान है ना, अकाउंटिंग से संबंधित चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, कोई भी आपके सामने लेखांकन में क्या होता है, अगर आप कोई गल्ले पर बैठे हो, किसी दुकान, भाई आपके पापा की दुकान है ना, किसी भी चीज की दुकान मान लो, लगभग आपके सामने, अपन छोटे शहरों से आते हैं, तो यहाँ आपके सामने कैसी दुकान है, परचून की दुकान मान लो, जो आपके सामने जो गाँव में जो नॉर्मल घर में जो सामान चाहिए उसकी दुकान है। अब उस दुकान पे सारे के सारे विवरण आपके सामने, कितना पैसा आया, कौन से सामान पे कितना पैसा लगता है, कितना खर्च हो रहा है, कितना आपके सामने प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उसमें लॉस हो रहा है, किसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो सभी की सभी चीजों को आपके सामने, सारे के सारे नियमों को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, बुनियादी नियमों को। उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने अवधारणाएं और परंपराएं के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने वो कौन से प्रमुख लेखांकन की अवधारणाएं, अकाउंटिंग के कौन से कॉन्सेप्ट होने चाहिए। मतलब जब आप चीजों को, अकाउंट्स को तैयार करते हो, वहां पर दुकान पर बैठ के आप सारा अकाउंट्स, मतलब बही खाता तैयार कर रहे हो, तो आपको उस बही खाते को तैयार करने में कौन कौन सी चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया? पहली चीज है, पहला पॉइंट है जिसका आपको ध्यान में रखना चाहिए, पृथक इकाई अवधारणा। क्या होती है? ये मानती है कि व्यवसाय और उसका स्वामी दो अलग अलग पक्ष है। मतलब बिजनेस एक अलग है और उसको चलाने वाला व्यक्ति अलग अलग है। पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। मतलब सीधी सीधी बात यही है, भाई बिजनेस है ना, काफी लोग क्या मान लेते हैं कि भाई मैं हूं ना, तभी ये बिजनेस चल सकता, वरना नहीं चल सकता। ये आपकी एक प्रकार की गलतफहमी है। बिजनेस है ना, एक मतलब वो होता है ना कि पोस्ट हमेशा सेम रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। समझ में आ गया? जैसे जज बन गए आप, तो जज की पोस्ट तो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी थी, बस वहां पर अलग अलग लोग आकर चलते चले गए। समझ में आ गया? आप जज इतने दिन के लिए हो उस पोस्ट पर जितने दिन का आपका कार्यभार है। तो इसी तरीके से व्यवसाय भी होता है। व्यवसाय सदैव रहता है और उसके स्वामी हमेशा बदलते रहते हैं। और असली दायित्व किसका होता है इस व्यवसाय का? पूंजी को। मतलब पूंजी है वही व्यवसाय को चलाती है। प्रॉफिट निकाल पा रहे हो तो व्यवसाय के आप सही से चला पाते हो, वरना नहीं चला पाते। समझ में आ गया आपके सामने? तो आपको यह समझना बहुत जरूरी होता है, अकाउंट्स को तैयार करने के वक्त व्यवसाय अलग है और उसका स्वामी अलग होता है। मुद्रा मापन अवधारणा, केवल उन्हीं लेन देन के रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें पैसे को व्यक्त किया जाए, मानवीय भावनाएं या कौशल का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। जब आप अकाउंट्स को तैयार करते हो, भाई आप बही खाते को तैयार करोगे, तब आप क्या लिखोगे उसमें कि भाई पार्ले जी के 10 बिस्कुट आए, है ना, नमकीन है वो इतनी आई आपके सामने, जो काजू बादाम चीनी जो जो प्रोडक्ट है उन्हीं का रिकॉर्ड रखोगे। कितना आपके सामने हर दिन कितना कितना पैसा आया, कितने कितने पैसे का प्रोडक्ट खरीदा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एम्प्लॉय को देना है, हमें कितना रखना है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखते हो। कभी ये देखते हो कि भाई मेरी दुकान पे रामू काका काम करते हैं, अब रामू काका का मन ना लगे काम करने में, तो ये लिखते हो आपके सामने। या फिर जब मैं आपके सामने सिगरेट बेचता हूं, जब मैं आपके सामने तंबाकू के प्रोडक्ट बेचता हूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, यह कभी लिखा आपने? इन सब चीजों को कभी भी नहीं लिखा जाता है। मानवीय भावनाओं को और कौशल का रिकॉर्ड नहीं होता उसमें, उसमें सिर्फ लेन देन का रिकॉर्ड देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है निरंतरता का अवधारणा। यह मानता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहता है, इसलिए संपत्तियों की लागत मूल्यों को दिखाती है। इस बात का क्या अर्थ है कि व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय आपने शुरू किया, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता रहता है। समझ में आ गया आपको? इसीलिए जो जो प्रोडक्ट आपने खर्च, जो जो चीज आप खरीदते हो, भाई आपने कोई दुकान बनाई अपनी,
है ना, या आप व्यवसाय जो दुकान के अंदर क्या क्या सामान ला रहे हो वही उसके मूल्यों या लागत मूल्यों के नाम से जाना जाता है। जहां जहां पर आपने पैसे खर्च किया वो उसके क्या किस रूप में दिखाया जाता है, लागत मूल्य में। परचूने की दुकान पे आपने क्या करोगे भाई, बेचने के लिए सामान भी तो खरीद कर लाओगे नमकीन की पैकेट खरीद कर लाए, पार्ले जी के बिस्कुट खरीद कर लाए, चीनी चाय जितनी चीजें होंगी वो सब क्या होती है आपके सामने उन संपत्तियों की लागत मूल्य के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक अवधारणा, हर लेन देन के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यह सूत्र क्या होता है आपके सामने, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। मतलब आपके पास कितना, आपके पास पैसा था उसमें से कितना आप उसमें से आपका खर्च हो रहा है। जैसे आपने क्या किया, आपने ना समझ लो 1,000 रुपए का सामान लेकर आए, समझ में आ गया आपके सामने, उसमें से आपका क्या हुआ, आपने 1,500 रुपए का सामान बेच दिया 50% प्रॉफिट के साथ। लेकिन उसमें क्या हुआ, 500 रुपए का तो रॉ मटेरियल लेके आए थे, उसमें आपके सामने क्या लग गया, 100 रुपए का बिजली का बिल लग गया, है ना, 100 रुपए का पानी का बिल लग गया, प्लस आपने क्या किया 200 रुपए क्या किया आपने इसमें से टैक्स वगैरह, और आपने जो मजदूर वगैरह आपके सामने वर्कर जितने लगे उनको दे दिए। तो आपके तो कुल प्रॉफिट कितना रहा, सिर्फ 100 रुपए का रहा। समझ में आ गया। तो कैपिटल 100 आपने कितने की लगाई, 1,000 की, है ना, और 100 प्लस आपके सामने 200 ये भी ऐड होंगे, ये कितने 400, इनको लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। टोटल आपका एसेट है 400 रुपए का। अब आपको इसमें कितने का बेचेगो उसको प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। कैपिटल 1,000 रुपए आपने सामान खरीदा था, लाइबिलिटीज मतलब 400 रुपए की, उस पर टैक्स लग गया, पानी का बिजली का और वर्कर को देना था, ये 400 रुपए की उस पर लाइबिलिटीज लगी। अब टोटल कितने का 1,400 रुपए का एसेट बना, उसमें से आपने 1,500 का बेचा, आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया। एसेट समझ में है ना, 1,400 रुपए का एसेट किस तरीके से तैयार हुआ ये आपको समझ में है ना। इसको द्वितीयक अवधारणा के नाम से जाना जाता है। लेखांकन की अवधि, लाभ हानि मापने के लिए व्यवसाय के जीवन को छोटे छोटे अंतरालों में वर्षों में बांटा जाता है। मतलब आपको कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, इन सब चीजों को नापने के लिए आपको क्या करना, छोटे छोटे कालखंड में नापते हो। जैसे हर बिजनेस का अलग अलग टाइप होता है। अब आपका परचूनी की दुकान है, उसका तो हर दिन आप हिसाब निकाल सकते हो, मेरे को प्रॉफिट व लॉस हो रहा है, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप किसका काम करते हो, रियल एस्टेट का काम करते हो, है ना, जो ये जो होते हैं ना, जो घर वगैरह दिखाने का काम करते हैं, प्लाट वगैरह काटने का काम करते हैं, उनका डेली प्रॉफिट कैसे निकालो कि भाई आज प्लाट खरीदा, आज ही थोड़ी बेच सकते हो आप, इसमें नहीं बिकता है। उनमें साल के हिसाब से, महीने के हिसाब से आप क्या निकालते हो, प्रॉफिट व लॉस निकालते हो। तो प्रॉफिट व लॉस हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता है। हर जो बिजनेस होता है उसमें जो प्रॉफिट आपके सामने उसका कालखंड अलग अलग हो सकता है। अगला है प्रमुख लेखांकन परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। ये प्रथाएं लंबे समय से व्यवहार में आने के कारण मानक बन गई है। मतलब बहुत लंबे समय से आपके सामने यही आपके सामने परंपराएं चली जा रही हैं, इसलिए क्या बन गया आपके सामने, यही अकाउंटिंग के मानक बन गई है। पहली है रूढ़िवादिता की परंपरा, भविष्य के संभावित लाभों को न सीखें लेकिन सभी संभावित हानियों से पहले प्रावधान करें। मतलब भविष्य में संभावित लाभों से न लिखें लेकिन सभी हानियों को जरूर लिखें। मतलब क्या होता है भाई, जीवन में अगर प्रॉफिट कमा रहे हो ना तो आप उसको चाहे लिखो ना लिखो, लेकिन आपको हानि कहां कहां पर हो रही है उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए स्टॉक को मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य जो कम हो पर किया जाता है। मतलब मीन्स आपके सामने वो प्रोडक्ट इंसान ज्यादा खरीदता है आपके सामने जिसकी क्या हो, प्राइस कम हो। अगले वाला पूर्ण प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए जो निवेशक या बैंक के निर्णय को प्रभावित कर सके। मतलब आपके सामने आप क्या कर रहे हो, कोई मान लिया टैक्स, मतलब इंसान क्या करता है, कभी कभी टैक्स चोरी कर लेता है, करते हैं ना आपके सामने सभी, है ना। कभी कभी क्या करते हैं अपन, जीएसटी नहीं भरते हैं, है ना। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपके सामने, जैसे आपका कोई बिजनेस है ना, आप लोन लेना चाहते हो लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें आपके बिजनेस में जो आपको बैंक में लोन देने से क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो उन सब चीजों को आपको क्या कर सकते हो, उनको छिपा सकते हो, बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो। समझ में आ गया। या उन सब तथ्यों को आप स्पष्ट करना भी जरूरी होता है। समझ में आ गया। या ऐसे तथ्य भाई कमी क्यों, हो सकता है आपको ज्यादा मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस प्रकार के तथ्यों को जरूर आपके सामने लिखो जो आपके सामने ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा दिला सके। तो यही है, वित्तीय विवरणों को सही से स्पष्ट करना भी जरूरी होता है। अगला है संगति की परंपरा, लेखांकन की चुनी गई विधियों जैसे डिस्प्रेशन की विधि को हर साल नहीं बदलना चाहिए ताकि परिणाम की तुलना की जा सके। मतलब अगर आप क्या करो डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन क्या होगा मैं बताता हूं।
अगर आपने मानक तय कर दिया कि भाई मैं इन इन मानकों के आधार पर ही अपना लेखांकन अकाउंटिंग करूंगा, तो आपको क्या है उसी पर सटीक रहना चाहिए कुछ सालों तक। ऐसे नहीं कि आप हर दिन बदल रहे हो, हर महीने हर साल में बदल रहे हो। एक बार अपने जो डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया, एक बार आपने जो अपने आपका जो किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है उसका तरीका जान लिया, उसके बाद में उसको बदलना नहीं है, उसी पर आपको सटीक रहना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है सारता। केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए, छोटी निरर्थक मंदों और अन्य खर्चों को जोड़ देना चाहिए। मतलब आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भाई जैसे एक आप क्या करें, 1 करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हो, आप उसमें हजारों का, जैसे आपने 10 रुपए की मैंने चाय मंगाई, 20 रुपए की, इतना छोटा छोटा ध्यान नहीं रखना। बड़े बिजनेस होते हैं उसमें से आप क्या है ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर ज्यादा ध्यान दो, छोटी मोटी खर्चों को आप एक रेसिप्रोकल में लिख सकते हो कि भाई सीधा लिख दिया चाय 5,000 रुपए के। समझ में आ गया। हर 10-10 रुपए लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है। अगले वाला कदम आपके सामने, क्या आप किसी अवधारणा या व्यवहारिक उदाहरण या अकाउंटिंग को इक्वेशन समझाना चाहेंगे। मतलब आपके सामने जो इसका जो पूरा प्रश्न था लेखांकन की जो अवधारणाओं परंपराओं से संबंधित, मैंने उसको विस्तार से बता दिया। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने वो पढ़ रहे हैं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है लेखांकन से आप क्या समझते हैं, लेखांकन की आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यों को समझाइए। साथ ही लेखांकन की कार्य प्रणालियों को भी बताइए। मतलब लेखांकन से संबंधित क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों उसके महत्व होते हैं, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, क्षेत्र और उसके कार्य क्या होते हैं, इन सब चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। साथ के साथ उसकी प्रणालियां भी कौन सी होती हैं, सभी चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके सामने जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलेगी तब जब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा मैंने, वहां से जाकर आप क्या कर लेना लिंक पे क्लिक कर लेना, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। वहां पर जाके सर्च करना, आपको क्या फाइल वाले सेक्शन में फाइनेंशियल छोटे शब्दों में सर्च कर लेना, आपके सामने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ पूरे सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं अपन। लेखांकन अकाउंटिंग व्यवसाय की वित्तीय भाषा है। ये वित्तीय लेन देन को सुनियोजित ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने और उनके परिणामों को विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया भी होती है। मतलब अकाउंटिंग क्या होती है भाई, ये व्यवसाय होता है ना आपका, जो पूरा का पूरा बिजनेस होता है उसको संभालने की, उसमें जो लेन देन होता है, कितना पैसा आया, कितना चला गया, कहां पर पैसा खर्च किया, कहां पर हमें भविष्य में खर्च करना है, इन सब चीजों को व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक ढंग से लिखने की एक प्रकार की क्या होती है, विधि होती है। इसी को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसको वर्गीकृत करने और इनको विश्लेषण करने की भी प्रक्रिया होती है। मतलब सिर्फ लिखने की कला नहीं होती है, बल्कि उन सब पैसों को कहां पर खर्च करना है, क्या करना है, उन सब चीजों के परिणामों को विश्लेषण करने की भी कला को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, आपके सामने लेखांकन के अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। लेखांकन वह कला वह विज्ञान है जिसके द्वारा व्यवसाय लेन देनों को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। मतलब लेखांकन वह कला और विज्ञान है। मतलब लेखांकन है ना, अकाउंटिंग कला भी है, आर्ट्स भी है। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, चीजों को आपको उसमें क्या करते हो, किस प्रकार से लिखना है इसका पता होना जाता है। और विज्ञान इसीलिए है कि किस विश्लेषणात्मक ढंग से कैसे आपके सामने उनको रिप्रेजेंट करते हो, उसको वैज्ञानिक ढंग से भी देखने को मिलता है। तो विश्लेषण भी करते हो, साथ के साथ उसमें कुछ सिद्धांत, कुछ नीति नियम, पुराने जो प्राचीन नियम है वो लगते हैं, कुछ आपके सामने सिद्धांत लगते हैं। तो इस तरीके से कला और विज्ञान का एक बहुत ही शानदार सूक्ष्म मिश्रण दिखाई पड़ता है, जिसके द्वारा व्यवसाय के लेन देनों को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। भाई मैंने बताया आपके परचून की दुकान थी, पिछले वाले जो आपके सामने वीडियो था उसके अंदर, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपके सामने यूनिट फर्स्ट का पहला वीडियो पहले दिखा रखा है, बढ़ा रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। तो लेखांकन में क्या होता है, जब लेन देन को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है, उसका वर्गीकृत किया जाता है और अंत में लाभ हानि व वित्तीय स्थिति को ज्ञात करके सारांश तैयार किया जाता है। मतलब लेन देन, कितना लेन देन हुआ आपके सामने, उसको किस रूप में लिखेंगे, कितनी मुद्रा आई, कितनी मुद्रा गई,
और फिर आपने कितना पैसा अपने खर्च किया, कितना अपने पास एसेट है, कितना आपने उसको प्रोडक्ट को सेल किया, कितना बाय किया था, सब चीजों से अपन प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालते हैं। और इस समय हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस का किस तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इसके बारे में भी पता करते हैं। ये सब चीजें कहां से पता की जाती है? लेखांकन के माध्यम से की जाती है। ये तो थी इसकी पर्सन के आपके सामने भाषा। अब मैं बताऊं, देखो आपके सामने एक आपकी क्या परचून की दुकान थी। अब परचून की दुकान पे आपने क्या किया, पूरे महीने का हिसाब लगाया और आपने हिसाब लगाया कि हमने 5 लाख रुपए का तो क्या क्या सामान खरीद कर लाए थे। समझ लें, 1 लाख रुपए आपके सामने हमारे ट्रांसपोर्ट और अदर चीजों पे खर्च हो गए। साथ के साथ है ना, कितने रुपए का भैया हमारा टोटल खर्चा कितने था? 6 लाख रुपए का हमारा टोटल खर्चा देखने को मिला। समझ में आ गया? और हमने बेचे कितने के प्रोडक्ट आपके सामने? 10 लाख के आपके सामने प्रोडक्ट को बेच दिया है। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख का। अब हम क्या बताएंगे कि हमारा क्या है, आपके सामने जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है? प्रॉफिट में चल रहा है और गुड कंडीशन में। समझ में आ गया आपको अच्छे से? भाई लॉस में क्यों दिखाए, अपन किसी बिजनेस को देख रहे हैं तो। लेखांकन की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य। वित्तीय रिकॉर्ड रखना, मानवीय याददाश्त सीमित है, लेकिन सभी लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखने का लेखांकन आवश्यक होता है। भाई कोई भी चीज को याद रखो, कितने दिन याद रखोगे? कितने सारे प्रोडक्ट आपकी दुकान में, लगभग 2-3 हजार रुपए के आसपास प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, कितनों को याद रख लोगे? नहीं रख पाओगे सबको। तो इसीलिए प्राचीन समय से विधि चली आ रही है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की लिखित रूप से आपके पास क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? जिससे क्या होता है, आपको पता रहता है कि कहां कहां पे आपके सामने आपकी फाइनेंशियली चीजें कहां पर खर्च हो रही है, कहां पे आपके पास पैसा लग रहा है। अगले वाला पॉइंट है लाभ हानि का ज्ञान होना। व्यापार में एक निश्चित अवधि, जैसे 1 वर्ष में कितना लाभ या कितनी हानि हुई, ये जानना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्या मतलब? कोई आपने जितना व्यापार किया, उसके साल के अंत में सभी जितने जो भी लोग बिजनेस करते हैं, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, वो 1 ईयर का फाइनेंशियल क्या निकालती है? स्टेटमेंट निकालती है। समझ में आ गया? स्टॉक मार्केट, आप में से अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे। उसमें हर कंपनी 1 साल में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर जारी करती है। तो यही है, उसका अर्थ यह होता है कि पूरी साल में हमने कितना खर्चा किया, कहां पर किया, कहां पर हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हर चीज के बारे में उसमें विस्तृत रूप से विवरण दिया जाता है। समझ में आ गया? तो इससे हमें लाभ हानि का भी ज्ञान रहता है हमारे बिजनेस में। अगले वाला पॉइंट है वित्तीय स्थिति। व्यवसाय के पास कितनी संपत्ति है और उस पर कितना कर्जा है, इन सब चीजों की भी जानकारी हमें मिल जाती है। मतलब हमारे पास जो बिजनेस है उसमें हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना हमारे ऊपर कर्जा है, सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। भाई छोटा बिजनेस होता है, उसमें तो आपके सामने जैसे अपने भाई 1 लाख रुपए का अपना बिजनेस है, उसमें से क्या आपके सामने भाई 2 लाख रुपए का अपन ने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है ना, जिसमें से 1 लाख रुपए अपने जमीन वगैरह खरीद रखी है, 1 लाख रुपए हमारे पास खुद का सामान, 2 लाख रुपए का हमारा सामान गिर रखा है उसमें से, तो 3 लाख रुपए का हमारा टोटल बिजनेस है उसके अंदर। समझ में आ गया? तो इसमें से ये कि 2 लाख का कर्जा, 1 लाख रुपए का हमारे पास खुद के थे। तो इन सब चीजों को बताया जाता है। 3 लाख का हमारे पास टोटल क्या है? एसेट है, उसमें 2 लाख रुपए का लोन है, समझो, जिसमें हमने लाख रुपए चुका दिए, लाख रुपए बाकी है। तो ये इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो किसमें देखने को मिलती है? आपके सामने कोई भी कंपनी होती है, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं उसमें सभी की सभी जानकारियां देखने को मिलती है। अगले वाला है कानूनी आवश्यकता। टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स जैसे विवरण आपको सरकारी नियमों का पालना करना भी जरूरी होता है। भाई आपके सामने सारी की सारी जानकारी कि टैक्स कहां पर कितना टैक्स लगाना चाहिए, कितना टैक्स हमारे प्रोडक्ट पर लग रहा है, जीएसटी कितनी देनी है, इनकम टैक्स हमें कितना देना है, सारे के सारे जो नियम होते हैं उनको आपको पालना करना क्या होता है? बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन करना। पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान की तुलना करने में सहायक। साथ के साथ इसमें किस चीज का फायदा होता है? पिछले सालों में कितना आपके सामने हमने क्या किया? पैसा खर्च किया, और इस साल हम कितना पैसा आपके सामने कहां कहां पर खर्च कर रहे हैं। पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया, पिछले सालों से भी हम क्या कर सकते हैं? उसको तुलना कर सकते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने लेखांकन का कार्य और क्षेत्र। पहला पॉइंट होता है अभिलेखन करना। लेन देन को प्रारंभिक पुस्तकों, जर्नलों में लिखना। मतलब आप स्टार्टिंग क्या करते हो? लेन देन का क्षेत्र वो कार्य करता है। लेन देन है ना, वो प्रारंभिक जो पुस्तक होती है उसके अंदर उनको लिखा जाता है। मतलब आपके पास घर में कोई कॉपी पड़ी है, उसमें आपने लिख दिया। समझ में आ गया? वर्गीकरण,
एक प्रकृति में लेन देन का एक स्थान इकट्ठा करना आपके सामने। मतलब आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने मतलब आपके जो पिताजी, आपने बोला कि जा बेटा वो अपनी दुकान है उसका पूरा हिसाब लगा, तो आपके लिए सबसे पहले क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे। किसके माध्यम से, कोई कॉपी लाओगे और उसमें लिखना शुरू करोगे। फिर आप वर्गीकरण करना शुरू करते हो कि सबसे पहले सूखा सामान, परचून की दुकान सूखा सामान, जैसे सूखे सामान में चीनी, दाल, है ना, बिस्कुट और जो तंबाकू के प्रोडक्ट सब सूखा सामान। गीला सामान उसके अंदर क्या था, जैसे ब्रेड आ गई, अंडे आ गए, दूध वगैरह बेचते हो, आपके सामने कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचते हो, वो आपके सामने। तो इस प्रकार से आप वर्गीकृत कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से एक प्रकृति के जो लेन देन को क्या किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अगले वाला क्या, सारांश, समराइज करना। तलपट, ट्रायल बैलेंस और अंतिम खाता, फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। मतलब अपन क्या करते हो, आपके सामने क्या किया जाता है, जो ट्रायल बैलेंस होता है आपके सामने और अंतिम फाइनल अकाउंट होते हैं, सबकी सब चीजों को तैयार कर, लास्ट में जितना जो आपके सामने कितना खर्चा किया, क्या क्या किया, सभी चीजों को आप क्या करोगे, समराइज कर लोगे। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना पैसा आपके सामने कहां पर खर्च हो रहा है, सभी की सभी चीजों को आप क्या करते हो, अंत में समराइज करते हो। अगला पॉइंट है विश्लेषण और व्याख्या। परिणामों का अध्ययन करना ताकि भविष्य की योजना बनाई जा सके। मतलब जो भी परिणाम होते हैं उसको क्या करते हो, आप अध्ययन भी करते हो ताकि आपके सामने भविष्य की योजनाएं बनाई जा सके। अब आप क्या करते हो लास्ट में कि भाई मैंने जो आपके सामने 3 लाख रुपए का अपना बिजनेस था, उसमें आपको क्या हर महीने 10,000 रुपए की क्या करनी थी, किस्त जमा करनी होती है। 3 लाख में आप क्या कर रहे हो, हर साल हर महीने का 1,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल रहे हो, है ना। उसमें से 20 प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट आपका शुद्ध लाभ, तो 10,000 रुपए किस्त दे दी, बाकी आपने रख लिया, अपने बिजनेस में लगा लिया। तो अब आप धीरे धीरे प्लान करोगे कि जल्दी से जल्दी इस लोन को खत्म करके अपन क्या करेंगे, इस बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। समझा। तो इस प्रकार के क्या करते हो, अपने बिजनेस का विश्लेषण करके आप व्याख्या करके उसको भविष्य की नीतियां तैयार करने में भी उपयोग में लेते हो। अगले वाला पॉइंट है सूचना का संप्रेषण करना। वित्तीय रिपोर्ट को मालिकों, निवेशकों और लेनदारों तक पहुंचाना। मतलब जो फाइनेंशियली रिपोर्ट आ रही है उसको जितने आपके मालिक होते हैं, जो निवेशक होते हैं, जिससे आपने पैसा ले रखा है ना, जैसे आपको बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आपकी इस समय की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसको वो उन सब लोगों को दोगे। या फिर आपको क्या करना है, अपने को एक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर ढूंढना है, तो उसको बताओगे भाई मेरे बिजनेस में मैंने इतने लगाए थे, मेरे इतना इस समय तो इतना प्रॉफिट चल रहा है, ताकि वो आपके सामने क्या, वो भी आपके जो बिजनेस में रुपए इन्वेस्ट करने के लिए क्या सके, इंटरेस्टेड रह सके। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला है लेखांकन की प्रणालियां। लेखांकन की प्रणालियां क्या होती है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। पहला है लेखांकन मुख्य रूप से 2 प्रणालियों पर आधारित होता है। पहला है इकहरा लेखा प्रणाली, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। यह एक अपूर्ण व अवैज्ञानिक तरीका है जिसमें केवल व्यक्तिगत खातों, नगद का हिसाब रखा जाता है, जैसे छोटी मोटी दुकान। अब अपनी भाई छोटी मोटी दुकान है, अपन कैसा है, एक कार्य सिंगल एंट्री सिस्टम रखेंगे जिसमें आपके सामने कोई वैज्ञानिक ढंग से नहीं होता, जो सिंपल लिख दिया आज 5,000 रुपए का गल्ला निकला, है ना, और जिसमें 4,000 रुपए का अपना कुल खर्चा था, मतलब जो प्रोडक्ट बेच, इस हिसाब से। तो इसको सिंगल एंट्री के नाम से जाना जाता है। छोटे मोटे जो दुकानदार रखते हैं जिसमें कोई वैज्ञानिक प्रणाली नहीं होती है, अधूरी डिटेल होती है, हर चीज को विस्तृत रूप से नहीं बताया जाता है। समझ में आ गया। अगला है जो दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। यह सबसे वैज्ञानिक और आधुनिक प्रणाली होती है। इसमें प्रत्येक लेनदेन के 2 पक्ष, नाम, डेबिट और जमा क्रेडिट में जो प्रविष्ट किया जाता है, ये एक पूर्ण गणितज्ञ शुद्ध सुनिश्चित करती है। मतलब दोहरा आपके सामने डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है और सबसे ज्यादा आधुनिक प्रणाली के नाम से भी किसको जाना जाता है, डबल एंट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें नाम, डेबिट और क्रेडिट, कहां कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, दोनों की दोनों चीजें उसमें लिख ली जाती है। समझ में आ गया। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस चीज का उपयोग में लेती हैं। तो ये था आपके सामने लेखांकन के आवश्यकताएं, महत्व, उद्देश्य से संबंधित अपन सारी चीजें पढ़ी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण पर्सन है सारे के सारे अपन पढ़ने वाले हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तुलन पत्र क्या होता है और इसको तैयार करने के क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए तथा वे त्रुटियां समझाइए जो तुलन पत्र को प्रभावित करते हैं तथा उसको प्रभावित नहीं करते हैं।
तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है भाई, आपके सामने तुलन पत्र क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य से इसको तैयार किया जाता है, उसमें क्या कमियां होती हैं और वो कौन सी चीज़ें जो उसको प्रभावित कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो आज अपन जानेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में और उसके जितनी भी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने वीडियो को। साथ के साथ अगर ये पीडीएफ आपके सामने अगर फ्री में रिवीजन के लिए पढ़ना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में उपलब्ध है। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने तुलन पत्र खाता बही के सभी खातों के नाम, डेबिट और जो क्रेडिट शेषों की एक सूची होती है। मतलब ट्रायल बैलेंस एक ऐसा चीज होती है जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों की दोनों चीजें हैं वो जो वहाँ पर लिखी रहती हैं। इसे एक निश्चित विधि में तैयार किया जाता है, एक निश्चित तिथि में तैयार किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लेखांकन के नियमों का पालन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब अकाउंटिंग जो आपने की है वो सही से हुई है नहीं हुई है, उसके लिए आपके सामने जो ट्रायल बैलेंस का तैयार किया जाता है जिसमें हर चीज़ लिखी जाती है, डेबिट और क्रेडिट, कितना आपने पैसा आया कितना गया, उन सब चीज़ों को आपने हर चीज़ उसमें विस्तार से लिखा जाता है। तुलन पत्र को तैयार करने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, पहला, गणितीय शुद्धता की जांच करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना होता है कि भाई जो खाता बही के डेबिट व क्रेडिट पक्षों का योग समान है नहीं। मतलब ये डबल क्रॉस चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब एक तरफ तो आपने बही खाता तैयार किया, दूसरा इसको तैयार कर लिया, तो इससे क्या होता है भाई दोनों पक्षों की जांच कर लो कि जो आपने अकाउंटिंग की है वो सही से किया है नहीं किया है, त्रुटि है तो कहाँ पर है। समझ में आ गया आपके सामने। इसी को ट्रायल बैलेंस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है अंतिम खाता तैयार करना। यह व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते और तुलन पत्र बैलेंस शीट बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। मतलब यह क्या करता है, आपके सामने व्यापारिक एवं लाभ हानि के जो खाते होते हैं और जो तुलन का पत्र होता है, बैलेंस शीट होता है, उसको तैयार करने का क्या करता है, आपके सामने आधार प्रदान करता है। समझ में आ गया। तो इसमें कहाँ आपको लाभ हो रहा है, कहाँ पर हानि हो रही है, कहाँ पर बैलेंस शीट है, उन सब चीजों को तैयार करने में क्या करता है, आपके सामने अंतिम खाते को तैयार करने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होता है। समझ में आ गया। हर चीज बैलेंस शीट पर आप हर चीज समझ सकते हो। समझ में आ गया कि कहाँ पर क्या लाभ है, कहाँ पर आपको बिजनेस में आनी है, आपकी 4 जगह दुकान चल रही है, कौन सी दुकान आनी में है, कौन सी आपकी प्रॉफिट में है, कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा लॉस में चल रहा है, कौन से का प्रोडक्शन ज़्यादा करना, हर चीज़ के बारे में आपको विस्तार से पता चल जाता है। अगले वाला पॉइंट है खातों का सारांश। ये व्यवसाय के सभी खातों की स्थिति को एक स्थान पर संक्षेप में दर्शाता है। ये क्या करता है, आपके सामने आपका जितना बिजनेस है उसके सारे खातों की जो स्थिति होती है ना, उसको एक ही स्थान पर संक्षेप में दर्शाने का काम करता है। समझ में आ गया। मतलब सारी की सारी चीजें आपके बिजनेस में कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है, उन सभी चीजों को एक ही जगह आपके सामने दिखाने का काम कौन करता है, आपके सामने ट्रायल बैलेंस है वो इनको दिखाने का काम करता है। अगले वाला पॉइंट है त्रुटियों का पता लगाना। यदि दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। भाई आपने जो पहले अकाउंटिंग की और ट्रायल बैलेंस में मिलाया, दोनों को आपने क्या किया, मैच किया, तो आपको पता लगा कि कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ 500 रुपये की कमी दिखाई दे रही है। वो आपने गले, मैंने बताया था ना आपके सामने कि आपके पिताजी ने बोला भाई गले में तो 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़े, तो समझ लो कि वो ट्रायल बैलेंस में 500 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं। तो अब क्या करोगे, आपकी जो अकाउंटिंग की सीट है उसमें देखोगे कि आप में एक जगह 500 रुपये एक्स्ट्रा आने चाहिए थे, आपने 500 रुपये कम लिख रखे हैं, गलती से आपसे गलती होगी। तो ऐसे आप त्रुटियों का पता लगा सकते हो दोनों को क्रॉस चेक करके। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये एक तरीके की एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके बिजनेस में कहाँ कमियां हैं कहाँ खूबियां हैं, उसकी कमियां व खूबियों निकालने के लिए मदद करता है आपको। अगले वाला पॉइंट है तुलन पत्र को प्रभावित करने वाली त्रुटियां, एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सामने आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको इफेक्ट करती हैं। ये वे गलतियां हैं जिसके कारण तलपट में दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है। वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो तलपट होता है ना आपके सामने, उसमें दोनों का योग बराबर नहीं होता है। कौन सी होती हैं, एक पक्षीय त्रुटि। एक पक्षीय त्रुटि क्या होती है, किसी लेन देन में केवल एक ही खाते में लिखना। जैसे राम ने 500 रुपये कैश दिया और कैश बुक में लिखे पर राम के खाते में नहीं। मतलब आपने क्या किया, राम ने 500 रुपये आपको दिए, आपने कैश बुक में मतलब तो लिख दिया लेकिन राम के खाते में नहीं दिए। मैं बताता हूं, आपकी क्या राम है ना, राम ने 500 रुपये की उधार कर रखे थे आपके सामने। समझ में आ गया। अब क्या किया आपने क्या कर दिया, आपने अपना जो
कितना पैसा आ रहा, उसमें तो आपने 500 रुपये लिख दिए, लेकिन राम का जो उधार खाता था उसमें उसने 500 रुपये दिए, उस जमा किए, वो नहीं लिखा आपने। तो इस प्रकार की एक पक्षीय जो त्रुटि होती है उसको सही करने में ये मदद करता है। समझ में आ गया। अगला है योग की गलती। खाता बही के किसी खाते का जोड़ गलत लगाना। मतलब खाता बही का आपके सामने जो कोई भी खाता होता है उसके जोड़ में अगर आपको कहीं आपके सामने जो गलतियां हो रही हैं उसमें भी आप सही कर सकते हो। जैसे कि आपकी जो कितना 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 पैसा आया है ना, और इधर आपके सामने कहाँ कहाँ आया, दोनों में क्या कर रखा आपने, एक जगह 400-500 रुपए की थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो रही है, थोड़ा कम बेसी निकल रहा है, कम आपके सामने पैसा आ रहा है, तो आपके सामने क्या कर सकते हो, आपके सामने कहीं जो जोड़ने में गलती कर रखी है, कहीं लिखने में गलती कर सकती है। काफी बार क्या होता है आपके सामने कैलकुलेशन में भी आप गलती कर देते हो। तो खाते बही में आपके सामने जब जोड़ तोड़ में गलती होती है उसके बारे में भी यहां से पता चल जाता है। अगला है गलत पक्ष की प्रविष्ट करना। डिबेट की खाते को क्रेडिट पक्ष में लिख देना। काफी बार अपन क्या कहते हैं भाई, कितना पैसा आया, जैसे आपके सामने किराया दिया 1000 रुपया, उसे रेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। मतलब आपने क्या किया, आपने किराया दिया था 1000 रुपये का, समझ में आ गया। तो वो कहां पे था, खर्चे वाले पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन आपने लिख दिया कहां पर, जहां पर आपको आपकी दुकान में पैसा है उसके लिए गया ना, वो आपके सामने पैसा, भाई आपने रेंट का दिया 1000 रुपये, खर्च कर दिया, लेकिन आपने कहां पर लिख दिया उसको, प्रॉफिट वाले में या फिर आने वाले में लिख दिया आपके सामने। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर देते हो, क्रेडिट डेबिट वाली को आपके सामने क्रेडिट वाले में काफी बार लिख दिया जाता है, क्रेडिट वाले को काफी बार डेबिट वाले में लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो गलत त्रुटियां लिख दी जाती हैं, गलत अकाउंटिंग हो जाती है, उसमें भी ये मदद करता है। अगला है शेष निकालने में गलती। खाते का बैलेंस निकालते समय घटाने में गलती करना। काफी बार क्या, अगर आप खाते को जब बैलेंस कर रहे हो तो उस समय जो घटाने में भी काफी बार गलतियां की जाती हैं। तो इस प्रकार की चीजों को सही करने में भी ये मदद करता है। अगले वाला पॉइंट है तुलन पत्र को प्रभावित न करने वाली त्रुटियां, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब ये तो वो सब चीजें पढ़ ली जो ट्रायल बैलेंस को क्या कर सकती है, आपके सामने सही कर सकती हैं, मतलब इफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस और आपके सामने अकाउंटिंग में, दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। अब अपन देखेंगे वो कौन कौन सी चीजें जो ट्रायल बैलेंस को आपके सामने इफेक्ट नहीं करती हैं। कौन सी नहीं करती हैं, ये गलतियां होने के बावजूद तलपट का योग मिल जाता है, इसलिए उन्हें पकड़ना कठिन होता है। मतलब ये गलतियां होने के बावजूद तटपल का, मतलब ऐसी कौन सी है, ये कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो आपने गलतियां की भी हैं, लेकिन आपने दोनों जगह ट्रायल बैलेंस भी बना दिया, अकाउंटिंग भी मिला ली, दोनों सही हैं, लेकिन गलती फिर भी हो रखी है, पकड़ में नहीं आ रही है। समझ में आ गई। तो ये उस प्रकार की गलतियां हैं, उसको देखेंगे अपन कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। आपसे सीख लो अच्छे से, आपको भी बिजनेस करना है फिर आगे जाकर। भूल की त्रुटि, एरर ऑफ एमिशन। किसी लेन देन को प्रारंभिक पुस्तकें जर्नल में लिखना ही पूरी तरीके से भूल जाना। ना तो आपने पैसे को आया वो लिखा, ना आपने पैसे को कहां पर दिया। जैसे आपने क्या किया, 2000 रुपये का माल खरीदा, कहीं नहीं लिखा कहां पर खरीदा है, समझ में आ गया। तो आपके सामने, और वो बेच दिया उसके बारे में भी नहीं लिखा। तो इस प्रकार की गलती होगी आपके सामने, भूल की गलती होगी, आपने लिखा ही नहीं उसको, कहां पर पैसा आया है, कहां पर गया है, इस प्रकार की गलती हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको कहीं पर उसके बारे में जिक्र नहीं होता है, तो वो कैसे आएगा, ना तो ट्रायल बैलेंस में आएगा, ना आपके सामने बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। अगला लेखन की त्रुटि, गलत खाते में सही राशि लिख देना। श्याम को 1000 रुपये मिले पर उसने राम के खाते में क्रेडिट कर दिए। अब देखो 1000 रुपये तो आए थे वो, लेकिन आपने क्या किया, देकर राम गया, और आपने क्या किया, गलती में श्याम वाला अकाउंट खोल रखा था उधार वाला, उसमें 1000 रुपये जमा कर दिए। तो बैलेंस शीट में तो मिल जाएंगे, 1000 रुपये आ गए, 1000 रुपये आपके पास, इधर भी आपने जमा वाले में लिख दिए, उधार वाले में लिख दिए, जमा वाले दोनों में लिख दिए, लेकिन वो थे तो राम के नहीं थे, तो श्याम के नहीं, राम के थे। तो गलती तो हो गई ना आपके सामने, पकड़ में नहीं आएगी। अगले वाला है सैद्धांतिक त्रुटि, लेखांकन के सिद्धांत का उल्लंघन करना। जैसे मशीन खरीदते समय क्रय खाते परचेज अकाउंट्स में लिख दिया, या संपत्ति का खर्च मान लिया गया। मतलब यही है कि आपके सामने काफी बार क्या करते हो, आपके सामने जो सैद्धांतिक गलतियां भी हो जाती हैं। समझ में, मशीन खरीदी लेकिन उसको आपने संपत्ति के खर्चे में लिख दिया, कि जैसे बिजली का बिल जा रहा है ना, किराए का बिल जा रहा है, इस प्रकार की चीजों में लिख दिया। लेकिन वो होना कौन से चाहिए था आपके सामने, प्रॉपर्टी अकाउंट्स में होना चाहिए था। आपने लिखा किसमें, लायबिलिटी वाले अकाउंट्स में लिख दिया। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये लायबिलिटी वाला अकाउंट होता है, प्रॉपर्टी वाला, दोनों अलग अलग होते हैं भाई आपके सामने। तो आपको लायबिलिटी वाले में लिखना था
सॉरी, लिखना प्रॉपर्टी वाले में था, मशीन खरीदने वाला, लिखा किसमें आपने, जो लायबिलिटी वाले में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी होती हैं। अगला है क्षतिपूर्ण त्रुटि। जब एक गलती दूसरी गलती के प्रभाव को खत्म कर दे। एक खाते में 1000 रुपये ज्यादा डेबिट हुए, दूसरे में कम कर दिए। अब आपने क्या किया, एक जगह ज्यादा आपको 1000 रुपये देने थे, उसमें ज्यादा लिख दिए, और दूसरे वाले में आपने क्या कर दिया, उसमें भूल गए आप 1000 रुपये लिखना। तो इस प्रकार की जो क्षतिपूर्ण गलतियां होती है वो भी इसमें पकड़ में नहीं आती हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये था आपके सामने जो तुलन पत्र बैलेंस शीट होता है उसके बारे में विस्तार से जाना, क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं उसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो जल्दी से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बीकॉम का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण पर्सन है सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ। उसका अगला महत्वपूर्ण पर्सन आपके सामने द्विप्रविष्ट प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसके लाभ व हानियों को बताइए, तथा एकल जो सिंगल एंट्री सिस्टम से इसकी तुलना कीजिए। मतलब आपको डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम दोनों की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है, और उनकी लाभ हानियों को भी बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है। साथ के साथ मैंने पूरा का पूरा आपके सामने सिलेबस रिवाइज करवा रखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन का लिंक, जो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा आपके सामने, वहां पर जाकर सारे के सारे जितने भी पर्सन उनको रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो आपके सामने। और अगर आपके सामने चाहते हो कि मैं इस पीडीएफ को फ्री में पढ़ूं, रिवाइज करके चले जाऊं, इजी लैंग्वेज में सारी पीडीएफ है, तो ये भी आपको मिल जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करते ही आपके सामने जो पीडीएफ है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम का, वहां पर क्लिक करते हैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपके सामने। आपको फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च करना है फाइनेंशियल, छोटे शब्दों में, वहां पर आपके सामने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट व मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, इस व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने। डबल एंट्री सिस्टम लेखांकन की सबसे वैज्ञानिक और विश्वसनीय पद्धति होती है। मतलब मैंने इससे पहले वाला वीडियो जिसका लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। आपके सामने ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों के बारे में बताया जाता है कि कितना पैसा व्यवसाय में लगाया और कितना पैसा व्यवसाय से बाहर चला गया आपके सामने, मतलब कितना आया और कितना आपके सामने बाहर चला गया, दोनों की एंट्री इसके अंदर की जाती है। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा विश्वसनीय तरीका भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर पक्ष के लेन देन के पता रहता है। भाई आप क्या कर रहे हो, आपके पिताजी ने आपको कहा कि बेटा एक काम कर, आज जितने भी आपके सामने जो आपके सामने प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसके बारे में लिखता रहे, वो कितने का था और कितने में बेचा, कितने का था कितने में बेचा। तो ये कौन सी प्रणाली है? डबल एंट्री सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया? पहला क्या होता है, लाभ प्राप्त करने वाला डेबिट और लाभ देने वाला क्रेडिट दोनों के बारे में पता चलता है। दोनों पक्षों के लेखा समान राशि में किया जाता है, दोनों के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या क्या फायदे होते हैं? गणितीय शुद्धता दोनों पक्षों में प्रविष्ट होने के कारण जो तलपट होता है, ट्रायल बैलेंस बनाकर खातों की गणितीय शुद्धता की जांच आसानी से की जा सकती है। मतलब दोनों पक्ष होते हैं आपके सामने, ट्रायल बैलेंस बनाकर आपके सामने जो तल पक्ष होते हैं जिनमें बताया जाता है और उनकी गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। मतलब भाई आपको यह भी पता है कि कहां पर कितना पैसा कहां पर लगा और कहां कितना पैसा हमारे पास है, तो कहीं पर अगर कोई गलती हो तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें से अच्छे से जांच पड़ताल कर सकते हैं गणितीय शुद्धता से। क्यों? दोनों के बारे में जानकारी पता है हमें। भाई क्या हुआ, आपके पिताजी ने आपको बोला कि बेटा हुआ क्या है, जो तेरा जो अकाउंट है, तूने जो अकाउंट बनाया है उसमें मेरे पास कुल जो कितने का हिसाब आ रहा है, 5,000 रुपये का गले का हिसाब आ रहा है। 5,000 रुपये मेरे आने चाहिए थे, लेकिन गले में कितने पड़े? 5,500 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा कहां पर आए? तब आप देखोगे कि आपकी कोई एंट्री थी, उसमें कोई एक छोटी सी मिस्टेक थी। समझे? तो गणितीय शुद्धता को आप इसमें से जांच पड़ताल कर सकते हो। अगले वाला पॉइंट है पूर्ण रिकॉर्ड। यह प्रणाली व्यक्तिगत और नाम मात्र 3 प्रकार के लाखों का जो लेख खातों का विवरण रखती है। मतलब व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र, इन तीनों के प्रकार के खातों का इसमें क्या होता है, विवरण होता है, जिससे व्यवसाय की पूरी जानकारी रहती है। मतलब हर चीज की, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी,
वास्तविक जानकारी उस चीज के बारे में और नाम मात्र की जानकारी मतलब छोटी मोटी जानकारियां उसमें ऐड रहती हैं। तो इसलिए हर प्रकार का रिकॉर्ड है वो डबल एंट्री में रहता है। लाभ व हानियों की वित्तीय स्थिति, इसके द्वारा व्यवसाय में लाभ व हानि के खाते के बारे में पता चलता है तथा बैलेंस शीट बनाकर वास्तविक जो वित्तीय स्थिति होती है उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपके सामने जो व्यवसाय होता है इसमें लाभ हानि की जो खाता होता है उसके बारे में पता चल जाता है। बैलेंस शीट बनाकर अपन क्या कर सकते हैं, जो वास्तविक वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो हर चीज के बारे में इसमें विस्तार से आपको पता चल जाता है, हर चीज के बारे में। अगले वाला पॉइंट है धोखाधड़ी पर रोक। दो पक्षों में प्रविष्ट होने के कारण गबन या हेरफेर की संभावना कम हो जाती है। मतलब दोनों पक्ष, डेबिट व क्रेडिट दोनों प्रकार की चीजों के बारे में लिखा जाता है। तो आपकी दुकान पे रामू काका क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसा इधर उधर कर लेते हैं। अब आपने हिसाब लगाना शुरू कर दिया तो आपको पता चल जाएगा। अब वो कर नहीं सकते, कोई एम्प्लॉय है वो नहीं कर सकता आपके सामने। और काफी बार क्या होते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं वो भी कर देते हैं। तो आप क्या करते थे, पहले अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए 500-400 रुपए इधर उधर कर देते। अब नहीं कर सकते, अब आपके पिताजी हर चीज लिख रहे हैं। समझ में आ गया। तो अब आप जो निकाल लेते थे ना पैसे, उससे भी बच जाते हो। तो गबन या हेरा फेरी की संभावना भी इसमें कम हो जाती है। डबल एंट्री का ये फायदा होता है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं। यह प्रणाली समझने में कठिन है और इसे अपनाने के लिए विशेष लेखांकन की आवश्यकता का ज्ञान होता है। भाई सीधी सीधी बात है, अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी जिसको अकाउंट का कम ज्ञान है, अकाउंट्स का, वो इस प्रकार की तो चीजें कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रणाली बहुत ज्यादा कठिन होती है और इसको अपनाने के लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। भाई सीधी बात, आपको एक तो सीए फिर अकाउंट्स को जानने वाला व्यक्ति है, जिसको एक्सेल शीट पे काम करना आता है, या फिर जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है। आप जैसे जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आपकी बात हो रही है, आपके इस प्रकार के व्यक्ति की जरूरत होती है। खर्चीली, इसके लिए अधिक संख्या में लेखा पुस्तकों और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जो छोटे व्यापारियों के लिए महंगा होता है। भाई इसका सबसे क्या होता है आपके सामने, इसमें ना आपको एक एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। और अगर आपको कोई ऐप खरीदोगे या फिर आपके सामने एक्सेल शीट पे काम कराओगे, एक व्यक्ति को आपको हायर करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के क्या कर सकता है, वो डाटा एंट्री कर सकता है। तो जो छोटे मोटे आपके सामने दुकानदार होते हैं, उनके लिए ये आपके सामने पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा उनका बिजनेस ही नहीं है कि वो एक और व्यक्ति को अकाउंट्स के लिए रख सकें सिर्फ। समझ में आ गया। अगले वाला है लिपिक त्रुटियां। यदि कोई लेन देन पूरी तरीके से छूट जाए, गलत खाते में लिख दिया जाए, तो तलपट उसका पता नहीं लगा पाता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई गलती से अगर कोई हिसाब छूट जाए या आपके सामने लिख दिया जाए, ज़्यादा लिख दिया जाए, तो उसमें आप पता नहीं चल सकता, क्योंकि लास्ट में बेस्ट जो नीचे अपन तो सब फाइनल रिजल्ट बनाते हैं, लास्ट में फाइनल अकाउंटिंग करते हैं कि कितना पैसा है कितना गया। तो उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा है, कम ज़्यादा है, तो उसको अगर डबल एंट्री क्रॉस एंट्री चेक नहीं हो तो आपके सामने पता नहीं लगाया जा सकता। अगर सिंगल आपके हिसाब लगा रहे हो तो उसमें तो कभी पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, 2 बार चेक करते हो तो पता लगाया जाएगा। अब इसको सिंगल एंट्री से आपको तुलना करनी है। अब ये मत सोचना कि तुलना कर रहे हैं, इससे आपको सिंगल एंट्री के बारे में भी बता रहा हूं, सिंगल एंट्री क्या होती है। समझ में आ गया। तो इसको सिंगल एंट्री के बारे में पता चल जाएगा और डबल एंट्री के बारे में आपको और ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। तुलना की बात करें, द्विपृष्ठिक प्रणाली में क्या होता है, प्रत्येक लेन देन के 2 पक्षों का लेखा देखने को मिलता है। मतलब आपके सामने जो प्रत्येक पक्ष होता है ना, उनके दोनों पक्षों के लेन देन के बारे में आपको पता चल जाता है। सिंगल एंट्री प्रणाली में क्या देखने को मिलता है आपके सामने, केवल एक पक्ष या कुछ मामलों में ही आपको कोई जानकारी मिलती है। मतलब अब सिंगल एंट्री क्या होती है, भाई आपने क्या कहा, आपके पिताजी को इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है और छोटा सी दुकान आपको, आपके गांव में दुकान है, तो वो क्या लिखते हैं, दिल्ली, भाई आपके सामने आज 5,000 रुपये का पन्ने गल्ला लेकर आए और आज सुबह मैं 3,000 रुपये का सामान लेकर आया था। इस दिल्ली का वो कितने का आपके सामने सामान बेचा, इधर कितने रुपए का वो दिल्ली सामान लेकर आ रहे हैं, लास्ट में महीने के अंत पे वो हिसाब कर लेते हैं। इस प्रकार के सामने आपके सामने जो एंट्री की जाती है उसको क्या कहा जाता है, एकल प्रविष्टि प्रणाली के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। जहां पर एक ही पक्ष के चीजों को किया जाता है। तुलना के आधार पर देखें आपके सामने मतलब वैज्ञानिकता के आधार पर देखें आपके सामने, यह पूर्ण वैज्ञानिक व आधुनिक विधि है। भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डेबिट व क्रेडिट दोनों प्रकार की चीजों को लिखा जाता है। आज के समय की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि है ये वाली। आपके सामने जो इसकी बात करें,
जो एक सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये किस प्रकार की आपके सामने, ये भाई पूरी अवैज्ञानिक भाषा, अवैज्ञानिक प्रणाली, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं है, ये आपके सामने अवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कच्चा हिसाब रखा जाता है आपके सामने, मोटा मोटा, वो आपने सुना कि मोटा मोटा हिसाब रखा गया है, तो ये मोटा मोटा हिसाब होता है आपके सामने। समझ में आ गया? आपके साइड में क्या बोलते हैं वो आपके हिसाब से देख लेना। हमारे हिसाब से मोटा मोटा क्या होता है, रफ काम करना, मतलब छोटा मोटे चीजों के बारे में लिख लिया। व्यक्तिगत, वास्तविक व नाम मात्र खाते रखे जाते हैं, मतलब हर प्रकार के खातों को रखा जाता है, हर व्यक्ति के खातों का नाम है ना, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता सब कुछ लिखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत व नगद खाते रखे जाते हैं, मतलब आदमी अपने ऊपर कितना आपके सामने उसके बिजनेस में, एक बिजनेस में कितना खर्च हुआ और कितना पैसा आया आपके सामने, नगद पैसा कितना आया, उसके बारे में ही मुख्य जानकारी लिखी जाती है। किसमें? एकल प्रणाली में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शुद्धता की जांच करना। तलपट बनाकर शुद्धता की जांच की जा सकती है। समझ में आ गया? तलपट बनाकर आपके सामने, बेस बनाकर आपके सामने क्या कर सकते हो, शुद्धता की जांच कर सकते हो। इसमें काफी बार क्या छोटी छोटी चीजों का भी हिसाब हो जाता है, तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब होने के कारण काफी बार क्या शुद्धता की जांच करना लगभग असंभव सा हो जाता है, मतलब शुद्धता की जांच करना काफी कठिन है, असंभव नहीं काफी कठिन है इसमें शुद्धता की जांच करना। अगले वाला पॉइंट है उपयोगिता। बड़े व्यवसाय और कंपनियों के लिए अनिवार्य है। भाई बड़ी कंपनियां तो आपके सामने हमेशा इस प्रकार के व्यवसाय को अपने व्यवसाय में डबल एंट्री सिस्टम रखती हैं। क्यों? क्योंकि तो उन्हें तो भाई बताना होता है आपके सामने, जो बिजनेस और व्यापारी होते हैं उनको, कि हमने कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया। तो बड़े जो कंपनियां होते हैं, व्यवसाय होते हैं, वो इस प्रकार की चीजें जरूर रखते हैं। केवल छोटे व्यापारी और पेशेवर ही इसके लिए उपयुक्त होते हैं सिंगल एंट्री। बड़ी कंपनी वाले इस प्रकार की चीजों को नहीं रख सकते हैं। सिंगल एंट्री उनको पूरा हिसाब रखना पड़ता है, उनको डबल एंट्री रखनी पड़ती है। अगर आपकी छोटी परचून की दुकान है आप रख सकते हो, आपने एक पूरा मार्ट बना दिया, आपको डबल एंट्री रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये अपन ने आपके सामने अपन ने जो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम दोनों को समझा, दोनों की लाभ हानियां जानी और उनकी आपके सामने तुलना भी करके मैंने पढ़ा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।